मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार। उन्नीस के इस दौरे के अंत में मुझे इससे भी बड़ा विस्मयकारी रहस्योघटनपूर्ण अनुभव हुआ। इटली का काम खत्म करने के बाद हम लोग भारत वापस लौट रहे थे। मेरे ख्याल से हम लोग हवाई जहाज़ द्वारा रोम से बेरूत जा रहे थे। रास्ते में करीब 2 घंटे तक मालिक गुमसुम से अपने आप में डूबे बैठे रहे। जब अपने दोनों हाथ सिर के पीछे रखकर वे हमेशा की तरह आराम से बैठ गए। तब मैंने उनसे पूछा, आप इतने तल्लीन होकर क्या कर रहे थे? पहले तो हमेशा की तरह ये कहते हुए मुझे खिजाते रहे, अरे ये क्या बात हुई? क्या ज़रूरी है मैं जो भी करूं हर बात तुम्हें बता दूं? मैंने कहा, ठीक है, ये आपका मामला है, फिर भी अगर आप मुझे बताना चाहें तो मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। कहने लगे, अच्छा, मैं जो कर रहा था अगर तुम्हें बता दूँ तो तुम मुझे क्या दोगे? मैंने जवाब दिया, बाबूजी, आपने एक बार मुझे बताया था कि आपका काम अनमोल है, फिर भला मैं उसकी क्या कीमत दे सकता हूँ। कुछ देर वे इस तरह मजाक करते रहे, फिर बड़ी गंभीर नज़रों से मुझे देखकर कहने लगे, मेरे पास थोड़ा खाली समय था। मैंने सोचा खाली बैठने से तो अच्छा है मैं थोड़ा काम ही कर लूँ। फिर अचानक मेरी तरफ देखकर कहने लगे, तुम खुद प्रशिक्षक हो, तुम ही देखकर बताओ कि मैं क्या कर रहा था। अब देखिए, वे तो काम खत्म कर चुके थे, अब जो काम खत्म हो चुका हो उसकी जांच भला मैं कैसे कर सकता था। यह तो ऐसा हुआ कि कोई केक बनाकर मेज़ पर सजा दे और जब आप पूछें कि इसे कैसे बनाया है तो कहने लगे, मुझे केक बनाते हुए देखकर बताओ। कोई काम भला अतीत में झांककर कैसे देखा जा सकता है। इसलिए मैं थोड़ा चक्कर में पड़ गया। मैंने कहा, बाबूजी, आप तो काम ख़त्म कर चुके हैं, अब भला मैं उसे कैसे देख सकता हूँ? वे बोले, ये बहुत आसान है, बस ज़रा इस बात पर गौर करो कि मैंने किस तरह से काम किया है। मैं थोड़ी देर ध्यान में बैठ गया और अचानक मुझे ऐसा लगा कि वे भविष्य में कार्य कर रहे थे। मैंने उन्हें बताया, बाबूजी, मुझे लगता है आप भविष्य में कार्य कर रहे थे। मेरा जवाब सुनकर न जाने क्यों वे बेहद खुश हो गए और मुझे बधाई देने लगे। मैंने उनसे कहा, बाबूजी, मैंने आखिर ऐसी कौन सी शानदार बात बता दी जिसके लिए आप मुझे बधाई दे रहे हैं? वे बोले, देखो, बहुत कम लोग ये समझ सकते हैं कि मैं किस काल में काम कर रहा हूँ, भूतकाल में, वर्तमान में या भविष्य में। मुझे खुशी है कि लाला जी की कृपा से तुम ऐसा कर पाए। फिर कहने लगे, अच्छा, अब बताओ मैं भविष्य में कितने आगे काम कर रहा था। मुझे लगा कि मैंने फिर से मुसीबत मोल ले ली। खैर, मालिक की आज्ञा का उल्लंघन तो कर नहीं सकता था, इसलिए फिर से ध्यान में बैठ गया। ध्यान के दौरान मुझे लगा कि वे सुदूर भविष्य में कहीं बहुत आगे काम कर रहे थे, शायद हजारों साल आगे या इसी तरह का कुछ। मैंने उन्हें बताया, बाबूजी, ऐसा लगता है कि कहीं सुदूर भविष्य में कोई कार्य किया गया है। हो सकता है 50,000 साल हों या 1,00,000 साल भी हो सकता है। भारत में 100,000 को 1,00,000 कहा जाता है। उन्होंने मुझे गले लगा लिया और बोले, आज तो तुमने कमाल कर दिया। फिर शरारत भरी मुस्कान के साथ उन्होंने मुझसे पूछा, क्या अब मैं तुम्हें बता दूं कि मैं क्या कर रहा था? मैंने कहा, ज़रूर बताइए, मैं जानने के लिए बेताब हो रहा हूँ। कहने लगे, देखो, जैसा कि मैंने तुम्हें बताया कि मैं खाली बैठा था, मुझे ख्याल आया कि संसार के विनाश के लिए महाप्रलय के समय किसी विभूति को अवतरित होना पड़ेगा। वैसे ये बहुत मुश्किल काम तो नहीं है, फिर भी मैंने सोचा उस बेचारे को कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।
इसलिए मैंने उसके काम की पृष्ठभूमि तैयार कर डाली। अब ये सोचने की बात है, भारतीय परंपरा के अनुसार अभी कलयुग चल रहा है और इसकी अवधि 4 करोड़ 32 लाख वर्ष मानी जाती है और इससे अभी केवल 50 वर्ष की बीते हैं, यानी लगभग पूरे 4 करोड़ 32 लाख वर्ष का समय अभी बाकी है और मेरे मालिक उस समय किए जाने वाले कार्य की आधारशिला रख रहे थे। ऐसे हालात में क्या उनके कार्य की व्यापकता की कल्पना की जा सकती है? जब कहा जाता है कि उनका कार्य क्षेत्र काल और आकाश की सीमा से परे था, तो ये अक्षर सत्य होता था। वे अपनी प्राणहुति न केवल भौतिक रूप से विश्व में कहीं भी प्रवाहित कर सकते थे, बल्कि भूत, वर्तमान या भविष्य किसी भी काल में उसे प्रवाहित कर सकते थे। एक बार वे कहने लगे, अगर मैं चाहूँ तो ब्रह्मांड के दूसरे छोर पर भी अपनी प्राणहुति प्रवाहित कर सकता हूँ। परंपरागत धारणा से मैं समझता था कि प्रकाश की गति सबसे तेज होती है और उसे भी सूर्य से हम तक पहुँचने में करीब 9 मिनट लग जाते हैं। विज्ञान के अनुसार निकटतम तारे से प्रकाश को हम तक पहुँचने में करीब 4.5 वर्ष लगते हैं। तो मैंने बाबूजी से पूछा, मुझे इसमें ज़रा भी संदेह नहीं है कि आप ब्रह्मांड के दूसरे छोर पर भी प्राणहुति प्रवाहित कर सकते हैं, लेकिन ये वहाँ कब तक पहुँच पाएगी? वे बोले, ये तुम कैसा सवाल पूछ रहे हो? मैं कुछ समझ नहीं पाया। तो मैंने धैर्य के साथ उन्हें विज्ञान के आधारभूत तथ्य समझाए, यहाँ से शुरू करके कि एक पत्र को मद्रास से शाहजहाँपुर पहुँचने में लगभग 2 दिन लगते हैं। मैंने उन्हें सिद्धांत तक समझा डाला कि प्रकाश की गति सबसे तेज मानी जाती है, इसलिए दूसरे किसी भी पदार्थ की गति उससे कम ही होगी। उन्होंने चश्मा लगाकर मेरी ओर देखा और बोले, अच्छा ये बात है? मैंने कहा, जी हाँ, विज्ञान का तो यही कहना है। इसलिए मैंने आपसे पूछा था कि ब्रह्मांड के दूसरे छोर तक पहुँचने में आपकी प्राणहुति को कितना समय लगेगा? तब वे कहने लगे, देखो, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि दुनिया में सिर्फ एक विज्ञान ही नहीं है। बेवकूफ़ इंसान ही विज्ञान की बातों पर भरोसा कर सकता है। इस बात से मैं सकते में आ गया, क्योंकि मैं भी थोड़ी पश्चिमी विचारधारा का हूँ और उस समय विज्ञान पर मैं अंधा भरोसा किया करता था। मैंने कहा, बाबूजी, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? उन्होंने कहा, मैं ऐसा कह सकता हूँ क्योंकि यही सच है। अब देखिए कितनी आसानी से उन्होंने ये बात कह दी। उन्हें इसके लिए किसी तरह का प्रमाण देने की ज़रूरत नहीं पड़ी, जैसी कि आजकल हमें होती है कि आइंस्टाइन ने ऐसा कहा है या टोलेमी ने ऐसा कहा है। उन्होंने ऐसा कुछ भी कहने की ज़रूरत महसूस नहीं की। उन्होंने बड़े स्पष्ट शब्दों में कह दिया, ये सच है, इसलिए मैं ऐसा कह सकता हूँ। मैंने कहा, ठीक है, लेकिन ये बताइए कि ये पहुँच कैसे सकती है? तब वे समझाने लगे, देखो, ये तो विचार की शक्ति है। जहाँ जाना हो उस जगह का विचार मन में लाते ही उसी क्षण तुम वहाँ पहुँच सकते हो। फिर उन्होंने मुझसे एक सवाल पूछा, जब मैं तुम्हें यहाँ से मद्रास प्राणहुति देता हूँ तो इसे वहाँ पहुँचने में कितना समय लगता है? मैंने कहा, मैंने इस बारे में कभी सोचा ही नहीं। प्रकाश की गति जानकारी होने के कारण मुझे मालूम था कि इसमें अधिक समय नहीं लग सकता, वास्तव में एक पल से ज़्यादा नहीं। इसलिए मैंने कहा, मैंने इस तरह से कभी सोचा नहीं कि इसमें समय भी लग सकता है। उन्होंने कहा, देखो, यही सच है। मैंने पूछा, क्या सच है? कहने लगे, तुम्हारे मन ने इस बारे में सोचना ज़रूरी नहीं समझा, फिर तुम
अब इस बारे में क्यों सोच रहे हो? मैं समझता हूँ कि ये उनकी एक महान शिक्षा है कि जिन बातों पर गौर करना ज़रूरी न हो उन पर नहीं सोचना चाहिए। दुनिया भर की बेकार की बातों पर सोचते रहने के कारण ही हमारी ज़्यादातर समस्याएं पैदा होती हैं। वास्तव में उनका मतलब यही था कि अपने काम से काम रखो, बाकी बातों की चिंता मत करो। अब देखिए, इन 3-4 उदाहरणों ने ये साबित कर दिखाया कि हमारे मालिक कितनी विलक्षण क्षमता के स्वामी थे। मैं जानबूझकर यहाँ शक्ति शब्द का प्रयोग नहीं कर रहा हूँ। ये उनके गुरु द्वारा परंपरागत ढंग से हस्तांतरित वह विलक्षण क्षमता थी जिसने उन्हें भारत के एक गुमनाम छोटे से शहर में बैठकर अपनी प्राणहुति द्वारा इस विश्व को बदलने जैसे असाधारण काम के लिए कोशिश करने का हौसला दिया था। तो हमारे मालिक का कार्यक्षेत्र और उसकी पहुंच इतनी विस्तृत थी। उनके काम की खूबी इसमें नहीं थी कि वे खुद अकेले यह काम कर सकते थे, बल्कि ये थी कि उन्होंने हम जैसे कई लोगों को भी इस काबिल बना दिया जो ये काम कर सकते हैं। हमारे प्रशिक्षकों के काम पर भी ज़्यादा प्रतिबंध नहीं है, और अगर है भी तो वे मालिक द्वारा लगाए गए हैं। मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग मालिक के इन कार्यों को सही ढंग से समझें। ये दृष्टांत और उनमें निहित ज्ञान ऐसी धरोहर है जिसे सुरक्षित रखना जरूरी है, ताकि ज्ञान की ये धरोहर भविष्य में आने वाली पीढ़ियों को सौंपी जा सके। हालांकि काम करने वाले लोग हमेशा मौजूद रहेंगे, लेकिन ऐसी धरोहर कार्य का ही एक अंग बन जाती है, और उनके सिखाने के ये तरीके इतने खूबसूरत और इतने आम होने के साथ साथ इतने सरल थे कि इसके लिए उन्हें बड़े बड़े ग्रंथों या किसी प्रकार के पारंपरिक क्रिया कपालों या उपदेशों की ज़रूरत नहीं पड़ी। केवल गिने चुने शब्दों में निर्देश देकर और हमें अपने आप से काम करना सिखाकर उन्होंने हमें प्रशिक्षित कर दिया। तब वास्तव में मैं उनकी वह बात मान सका जो वे हमेशा कहा करते थे कि ये बहुत सरल है, तो केवल काम करने वाला ही जान सकता है कि काम मुश्किल है या नहीं। प्रशिक्षकों को जब अपने काम में किसी तरह की परेशानी महसूस होती तो वे हमेशा कहा करते, इसे करो और खुद पता लगाओ। उनकी सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा थी, करने से ही काम सीखा जा सकता है, बाकी सारे तरीके बेकार और बेमानी होते हैं। धन्यवाद। मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार।